सुनो, इतने समय बाद घर जा रहे हैं तो आपके माँ पापा की भी ख्वाहिश होगी कि बेटा बहू कुछ लेकर आएंगे। ऐसे तो सबकी ख्वाहिशें पूरी करना संभव नहीं है, पर आपके कितने ऐसे कपड़े हैं जो आपने 2-4 बार पहने हैं और वैसे के वैसे रखे हैं। ऐसा करती हूँ, उन्हें ड्राई क्लीन करवा कर बाबूजी के लिए पैक कर देती हूँ। किसी को क्या पता चलेगा, और वैसे भी नए कपड़े पहनकर वो जाएंगे कहाँ। मेरी माँ की दी हुई कई साड़ियां भी हैं जो पहन पहन कर मैं ऊब गई हूँ। उन्हें आपकी माँ ने देखा भी नहीं है तो उनको वो साड़ियां दे दूंगी। सागरिका अपने पति विवेक से कहती है। विवेक बोला, जो करना है करो, मुझे क्यों बता रही हो। बस ये ध्यान रखना कि मेरी बहन सरिता के सामने ये बात नहीं खुलनी चाहिए। वैसे तो वो भी माँ और बाबूजी के लिए कुछ नहीं करती है, पर जताती रहती है। जब भी हम छुट्टी पर घर जाते हैं तभी वो आती है, ताकि उसे कुछ करना नहीं पड़े और हमारे साथ बैठकर खाएगी। जितनी वो चालाक है उसका पति तो उससे भी आगे है। सागरिका बोली, मैं तो कह रही हूं, जिस दिन आपके माँ बाप मरेंगे आपकी बहन हमें चैन से रहने नहीं देगी। देखना, कुछ ना कुछ करके हिस्सा जरूर मांगेगी। आपके बाबूजी अगर अभी पैसे दे देते तो हमें जो भी करना है हम कर लेते। पता नहीं और कब तक इंतजार करना पड़ेगा, और फिर आपकी बहन भी तो कुंडली मारकर बैठी है। दूसरी तरफ विवेक की माँ सुमन जी बच्चों के आने की खुशी में सब तैयारियां कर रही थी, जबकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बच्चे चाहे कितने भी स्वार्थी क्यों ना हो जाए, पर माँ तो माँ होती है। सुमन, मैं कह रहा हूं, इतना काम मत करो। तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और तुमने जो ये काजू किशमिश रसोई में सजा रखे हैं, लगता है तुम भूल गई हो कि मैं अब कमाता नहीं बल्कि पेंशन पर अपना और तुम्हारा खर्चा चलाता हूँ। तुम मुझे स्वार्थी कह सकती हो, पर अब क्या करूं, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो हिसाब से ही खर्च करना पड़ेगा। मनोहर बाबू अपनी पत्नी सुमन जी से कहते हैं। सुमन जी बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए। बच्चों के आने की खबर से मैं आधी तो ठीक हो गई हूँ। उनके आते ही देखिएगा मैं भली चंगी हो जाऊंगी। बच्चों का साथ बुढ़ापे में माँ बाप के लिए किसी दवाई से कम नहीं होता, और कल को अगर मैं नहीं रही तो इन्हीं का साथ आपको भी अच्छा लगेगा। मनोहर बाबू बोले, सुमन, ऐसा मत कहो। तुम्हारे बिना मैं जीकर भी क्या करूंगा। सच कहते हैं लोग, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते पिता की उम्र बीत जाती है, और माँ अपने बच्चों की ममता में उसे ही भूल जाती है। अभी तक वो लोग आए नहीं हैं, और तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही हो। सुमन जी हंसकर बोली, अरे आप तो बच्चों की तरह रूठ गए। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। फिर तो ठीक है, चलिए अब चाय पीते हैं। इतना कहकर दोनों चाय पीने लगे और पुराने दिनों को याद करने लगे। समय बीता। करीब 11 बजे बेटा और बहू बच्चों के साथ आए। सुमन जी ने बड़े प्यार से सबको खाना परोसा। खाना खाने के बाद सागरिका बोली, मम्मी जी, सफर में मैं इतना थक गई हूं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। सुमन जी बोली, हाँ हाँ बहू, जाओ आराम कर लो। सागरिका ने झट से बड़े वाले कमरे में अपना सामान रखा और फैलकर सो गई। 2-3 घंटे बाद ही सरिता अपने परिवार के साथ मायके पहुंच गई। आते ही भाभी को बड़े वाले कमरे में आराम करता देख वो आग बबूला हो गई और माँ से शिकायत करने लगी। भाभी तो ऐसे फैलकर सो रही हैं जैसे पलंग उनके मायके से ही आया था। सुमन जी बोली, बेटा, वो तुम्हारी भाभी और ये तुम्हारा मायका है। सब मिलजुल कर रहो। कुछ दिनों के लिए तो आते हो तुम लोग, और कमरे से क्या फर्क पड़ता है। सरिता गुस्से में बोली, आपको फर्क नहीं पड़ता माँ, पर मुझे पड़ता है। इतना कहकर वो अपना सामान दूसरे कमरे में लेकर चली गई। सुमन जी मुस्कुराकर रह गई। बेटी बहू के घर में होने के बावजूद भी सुमन जी अकेली ही 2 दिनों से रसोई में लगी थी। ये सब देखकर उनकी काम वाली शगुना बोली, अम्मा जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ कहो ना। शगुना बोली, अम्मा जी, आपकी बेटी बहू दोनों घर में है, फिर भी रसोई में आप ही लगी रहती हो। क्या उन्हें यह नहीं लगता कि 2 पल के लिए माँ को आराम दे दिया जाए। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, अरे अपने घर में तो करती ही होंगी काम। माँ और सास के पास थोड़ा आराम मिल जाता है। चल अब जल्दी से आटा लगा दे ताकि मैं रोटियां बना लूं। बीमारी की वजह से सुमन जी का शरीर कमजोर हो गया था, इसलिए वो जल्दी थक जाती थी। ये सब देखकर मनोहर बाबू बोले, सुमन, शगुना को तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है, पर तुम्हें नहीं आ रहा।
थोड़ा तो आराम कर लो, अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, और ये शगुना बेकार में मेरे लिए परेशान हो जाती है और आपको भी परेशान कर देती है। आप जाइए, बच्चों को बाहर घुमा कर ले आइए, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। मनोहर बाबू चुपचाप वहां से चले गए। एक रोज मनोहर बाबू विवेक से बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। मैं सोच रहा था तुम्हारे शहर ले जाकर अच्छे से इलाज करवा दूं, आखिर पता तो चले कि ये इतनी कमजोर कैसे हो रही है। विवेक ने अपनी पत्नी सागरिका की तरफ देखा। सागरिका ने नाम में इशारा किया। विवेक बोला, पापा कहां दिल्ली में धक्के खाते रहिएगा, और आपको क्या लगता है दिल्ली में डॉक्टर सस्ते हैं? अरे सरकारी अस्पताल में अगर पैसा कम लगता है तो चक्कर भी बहुत काटने पड़ते हैं। इससे अच्छा आप माँ को सरिता के साथ बेंगलुरु क्यों नहीं भेज देते? वहां बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। सागरिका झट से बोली, हाँ पापा जी, वैसे भी हम किराए के मकान में रहते हैं, आप लोगों को कितनी दिक्कत हो जाएगी। दीदी ने तो बेंगलुरु में अपना बहुत बड़ा मकान ले लिया है, बेहतर होगा आप मम्मी जी को वहां दिखा दीजिए। और वैसे भी उस मकान के लिए आपने दीदी को अच्छी खासी रकम भी तो दी थी। तभी सरिता वहां आई और बोली, भाभी मुझे क्या मिला इसकी गिनती तो आप बहुत करती हैं, अपना कभी नहीं बताती हैं कि आप जानबूझकर घर नहीं लेती हैं ताकि कोई आपके घर आकर ना रहे। और दिल्ली में भैया ने इतना बड़ा प्लॉट क्या अपने पैसों से ले लिया? मुझे बेवकूफ मत समझो। इतना कहते हुए दोनों ननद भाभी में बहस हो गई। मनोहर बाबू बोले, विवेक सरिता तो बचपन से बहुत जिद्दी है। बेटा तुम तो अपनी माँ की हालत देखो, मुझे बहुत डर लगता है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। विवेक बोला, पापा आप माँ की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं, बुढ़ापे का शरीर है, ये सब तो होता ही रहता है। बहुत रात हो गई है, वैसे भी हमें कल निकलना है, अगली बार आएंगे तो सोचेंगे। मनोहर बाबू बोले, अगली बार पता नहीं कौन रहे ना रहे। इतना मत सोचो पापा, जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है, माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर विवेक अपने कमरे की तरफ चला गया। मनोहर बाबू ने बेटी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। दामाद बाबू कुछ कहते उससे पहले ही सरिता बोल पड़ी, चलिए जी, हमें भी तो कल शाम को निकलना है। मैं तो कहती हूँ भाई के साथ हम भी निकल लेंगे। इतना कहकर वो भी अपना पल्ला झाड़कर निकल गई। दूर बैठी सुमन जी सब सुन रही थी। वो अंदर ही अंदर मानो टूट रही थी। जैसे ही मनोहर बाबू सामने आए, सुमन जी बोली, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी और मुझे नहीं करवाना इलाज, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। इतना कहकर सुमन जी आराम करने चली गई। अगले दिन पूरा घर खाली हो गया। दोपहर में सुमन जी बोली, सुनो जी, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है, कोई दवाई ला दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मनोहर बाबू बोले, इसीलिए कह रहा था मत करो इतना काम, जिनके लिए सब करती रही वो तो मुंह फेर कर चल दिए, और तुम यहीं बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूं। इतना कहकर वो बाजार की तरफ चले गए। रास्ते में उन्हें कोई मिल गया और वो बातें करने लगे। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, सुमन जी की हालत खराब होती रही थी। बार बार उनके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आज उनके बच्चे उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं, उनके जाने के बाद मनोहर बाबू का क्या होगा। ना जाने उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने मनोहर बाबू को फोन किया। वो बोले, क्या हुआ सुमन, दर्द ज्यादा हो रहा है? मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सुमन जी बोली, नहीं जी, लगता है थोड़ी देर में दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बस मुझे आपकी चिंता हो रही है। मनोहर बाबू कुछ समझे नहीं। सुमन जी बोली, मेरे नहीं रहने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? सुनो जी, बुढ़ापे में बच्चों से थोड़ा दबकर रहना पड़ता है। एक बात कहूं, जब मन बहुत दुखी हो जाए तो अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना, और मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। मनोहर बाबू को घबराहट होने लगी। वो बोले, सुमन ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? घबराओ मत, मैं अभी दवाई लेकर आ रहा हूं। वो सुमन सुमन कहते रह गए, पर उधर से कोई आवाज नहीं आई, मानो चारों तरफ खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। शगुना के विलाप करने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उनको आने में देर हो गई और हमसफर का साथ छूट चुका था। बच्चों को खबर भिजवाई गई, बेटा अकेला आया, परिवार नहीं लाया, ये कहते हुए कि अब आकर भी वो क्या करेंगे, माँ तो रही नहीं और मुखाग्नि तो मुझे ही देनी है।
बेटी भी 2-3 रोज रुकी और माँ की जितनी महंगी साड़ियां थी उठाकर ले गई। क्रियाकर्म खत्म हुआ। बेटे ने भी अपना सामान बांधा और निकल गया। पलटकर ये तक नहीं देखा कि पिता अकेले कैसे रहेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 हफ्ता तो लोगों के आने जाने में निकल गया। बेटा बहू पहले हफ्ते में 1 बार फोन करते थे और कुछ ना कुछ पैसे मांगते रहते। जब उन्होंने देखा कि पिता के पास अब इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने उनकी खबर लेना तक जरूरी नहीं समझा। एक शाम मनोहर बाबू सुमन जी की तस्वीर के सामने बैठे थे और बोल रहे थे, आज ना जाने क्यों रोने का दिल कर रहा है सुमन, तुम बहुत याद आ रही हो। तुम क्या गई, मैं तो अनाथ हो गया। तुम्हारे जाने के बाद कोई पानी पूछने वाला नहीं है मुझे। कुछ वक्त बीता। बेटा आया और घर बेचने की बात की, पर मनोहर बाबू तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस घर में सुमन जी की यादें बसी थी। गुस्से में बेटे ने आना ही छोड़ दिया। अब तो बस मनोहर बाबू को शगुना का सहारा था। बेटे को फोन करते तो वो उठाता नहीं था। एक रोज वो शगुना से कह रहे थे, कल सुमन का साथ था, पर आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया। एक उसकी यादें हैं जो मुझे हौसला देती है, बाकी बच्चों ने तो मुझे छोड़ ही दिया। शगुना बोली, साहब आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ अकेले रहते हैं। मैं तो बस 2-3 घंटे के लिए आती हूँ और काम करके चली जाती हूँ। आपका समय कैसे कटता है? मनोहर बाबू बोले, शगुना बेटा अगर साथ ले जाने की बात करता तब तो मैं जाता। वो शहर में है, अपने परिवार के साथ रहता है। मेरे कारण उसे वहां दिक्कत होगी। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। एक शाम मनोहर बाबू ने बेटे को फोन किया और उसने उठाया नहीं, तो शगुना बोली, साहब क्या बुढ़ापे में हर किसी को ऐसे ही कष्ट होगा? क्या बच्चे माँ बाप की तकलीफ कभी समझेंगे? चलिए मैं चलती हूँ, 7 बज गए हैं। रात का खाना टेबल पर रख दिया है। मनोहर बाबू ने हाँ में सिर हिलाया और वो चली गई। तभी बेटे का फोन आया और वो बोला, पापा कैसे हैं? मनोहर जी बोले, मैं ठीक हूं बेटा, तुम सब कैसे हो? बेटा बोला, आपने फोन क्यों किया था? मैं मीटिंग में था। मनोहर जी बोले, आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही थी। क्या तुम्हें वो याद नहीं आती? आज उसकी पुण्यतिथि थी, इसीलिए फोन किया था। बेटा बोला, पापा 4 साल हो गए हैं उस बात को, अब क्या हर साल शोक मनाता रहूं? मुझे और भी काम है, और जहां तक याद करने की बात है वो आप करते रहे हैं। कोई जरूरी बात हो तभी फोन किया कीजिए, नहीं तो मैसेज कर दीजिए। और उसने फोन रख दिया। मनोहर बाबू अपनी पत्नी की फोटो की ओर देखकर बोले, सुमन तुम मुझे छोड़ गई, तुमने अच्छा नहीं किया। कल तुम साथ थी तो सब अच्छा लगता था, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मनोहर बाबू हर रात अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते थे। मनोहर बाबू एक शाम हिम्मत करके घर के नीचे उतरे। अपने जैसे कई लोगों को देखकर उनका मन और दुखी होता, और शगुना की बात पर सोचने को वो मजबूर हो जाते। क्या बच्चे माँ बाप की तकलीफ कभी समझेंगे? कुछ दिन बीते, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बेटा बेटी से बात करना चाहते तो वो हालचाल लेकर फोन रख देते थे। एक शाम मनोहर बाबू ने एक कागज पर अपनी बची खुची सारी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम लिख दी, ताकि जो तकलीफ उन्हें हो रही है किसी और को ना हो। जब शगुना खाना बनाकर जाने लगी तो वे बोले, शगुना आज तुम घर बाहर से बंद कर दो। क्यों साहब? मनोहर बाबू बोले, बस ऐसे ही, शायद मेरा मन ना हो सुबह खोलने का। आज मैं तुम्हारी अम्मा जी से खूब बातें करूंगा, हो सकता है देर तक सोता रहूं। उसे अजीब लगा, पर उसने बात मान ली और बाहर से दरवाजा बंद करके चाबी वहीं मैट के नीचे रख दी और चली गई। मनोहर बाबू खाना खाकर लेट गए और पत्नी की फोटो को निहारते हुए बोले, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ना जाने क्यों बहुत थकान सी महसूस हो रही है। तुम होती तो बोलती, लाइए मैं पैर दबा देती हूँ, मैं सिर दबा देती हूँ। और उन्होंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। अगली सुबह 8 बजे जब शगुना आई तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, तो उसे याद आया कि साहब ने बोला था देर से उठेंगे, तो उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। मनोहर बाबू अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए सो रहे थे। शगुना बोली, साहब उठ जाइए, सुबह हो गई, आज कितना सोएंगे?
पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। चैन की नींद सोने वाले कब उठ पाए हैं जो वो उठेंगे। जिसके लिए वो रोते थे वो उसके पास चले गए थे। शगुना ने भागकर पड़ोस में सबको बताया। फिर एक पड़ोसी ने उनके बेटे को खबर दी। बेटा बेटी के आने से पहले पुलिस आ गई। पुलिस को उनकी टेबल पर एक कागज और लिफाफे में कुछ पैसे मिले। बेटा शाम तक आया। पुलिस ने सबके सामने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, शगुना, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। सुमन के बाद तुम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा। फिर भी ये 1 साल की पगार और मेरे अंतिम संस्कार के लिए पैसे तुम्हें दिए जा रहा हूं। और हाँ, तुम्हारी अम्मा की साड़ी और एक पायल निशानी के तौर पर तुम्हें दे रहा हूं। मेरा ये घर और पैसे मैं वृद्धाश्रम के नाम कर रहा हूं। मेरे बच्चों का ना मुझ पर और ना मेरी संपत्ति पर अधिकार है। अगर हो सके तो मेरा अंतिम संस्कार भी तुम ही कर देना। सभी लोगों की नजरें विवेक और सरिता पर गई। वहां खड़ी औरतें कहने लगी, जब औलाद ऐसी हो तो भगवान किसी को औलाद ना दे। ये औलाद नहीं, जोंक है जो बस माँ बाप का खून पीते हैं। मनोहर बाबू की इच्छा अनुसार सब कुछ हुआ। बेटे बेटी के हाथ कुछ ना लगा। सबने यही कहा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो इन्होंने अपने माता पिता के साथ किया, इन्हें उसका फल मिलेगा। और आगे चलकर वैसा ही हुआ। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।